जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में रचना वॉइस एंड रेसिपी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सासू माँ का उत्साह भरा कदम। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। मनोज ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा। कितने लोगों को खाना बनाना है बेटा? शारदा जी ने खांसते हुए पूछा। तो माँ की खांसी की आवाज सुनते ही मनोज को गुस्सा आ गया और रूखे स्वर में बोला, माँ, पहले तो आप ये खांसी करना बंद कीजिए। पूरे घर में खांसती फिरती हैं। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए? अच्छा लगता है क्या? मनोज गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी संगीता को तो मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज संगीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, मनोज ने कहा। तो संगीता ने इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी को, ये खांसी केवल इनकी चटोरी जुबान की वजह से है। स्वाद स्वाद में कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधे खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मनोज ने अपनी पत्नी संगीता की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर पर आने वाला है, वो लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर संगीता हैरान होते हुए बोली, अरे मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे संगीता, एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन संगीता की त्योरियां चढ़ गईं। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी, कोई काम ना करना पड़े, इसीलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आपकी सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको और कुछ काम तो है नहीं तो ये ही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। थोड़ी काम कर लेती तो घिस थोड़ी न जाती। अपने लिए ऐसे अपमानजनक बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गईं। जलते भुनते हुए संगीता ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो झूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब शारदा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही संगीता बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। मनोज ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये शारदा जी को नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। शारदा जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सारे बर्तन साफ किए और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गईं। अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से संगीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर संगीता ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और मनोज को भी अपने चक्कर में ले लिया।
मनोज पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर संगीता ने पूरी कर दी। संगीता पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं शारदा जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी ही थी। जब बेटा ही उसे उसकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। मनोज संगीता के सामने ही शारदा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण संगीता और सिर पर चढ़ गई थी। अब इस घर में वही होता जो उनकी बहू संगीता कहती। संगीता के आने से पहले शारदा जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन कर जाती थी। परंतु संगीता ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली बाई को पैसे देना ही बेकार है, जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं। इस उम्र में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, ऐसा कहकर वह हमेशा अपनी सास को काम पर लगा देती। अतीत के पन्ने पलटती हुई शारदा जी की तंद्रा अचानक भंग हुई, जब दरवाजे की घंटी बजी। रात के दोनों बेटा बहू देर से आए थे, तो शारदा जी ने खाना लगाया। लेकिन जैसे ही वे लोग खाना खाने बैठे तो मनोज चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला डालना ही भूल गई क्या? इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता। माँ, आपको खाना बनाना भी ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? ये फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? ऐसा कहते हुए मनोज डाइनिंग टेबल से उठ गया और बिना खाना खाए ही सोने चला गया। संगीता भी मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। मनोज की तेज आवाज सुनकर शारदा जी अंदर तक हिल गई थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। संगीता को क्या कहती? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करें। कुछ दिन यूं ही बीते। शारदा जी की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन मनोज उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप कराने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। शारदा जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज्यादा खर्च के डर से मनोज दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब भी अपने बेटे से दवाई दिलवाने को कहती हैं तो वह हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक करता, और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई सरोकार था ही नहीं। उसे तो केवल अपने ऐशो आराम की ही फिक्र थी। शारदा जी देवी जी की जिंदगी शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी शारदा को हमेशा ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी शारदा अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट के रोई। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है ना। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वो चाहती थी कि सभी जल्द से जल्द अपने घर चली जाएं और उन्हें उन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। शारदा का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन ये सपना तो बस सपना ही बनकर रह गया। पैसे की कमी के कारण शारदा को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। शारदा को उम्मीद जागी कि शायद ससुराल जाकर पति के राज में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन वहां भी किस्मत फूटी ही निकली। दहेज तो था नहीं, तो शारदा से 2 गुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। शारदा जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी शारदा को अपने रौब तले
दबाकर रखती थी। ससुराल में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। शारदा के पति को उसकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन शारदा को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद शारदा ने अपने बेटे मनोज को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शारदा के ससुर जी चल बसे। मनोज के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शारदा देवी तो छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गईं। अब शारदा एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब शारदा ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे मनोज के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसीलिए कोई नौकरी नहीं मिली, परंतु मरती क्या न करती। पापी पेट का सवाल जो था, लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और मनोज को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उसकी आधी फीस माफ कर दी गई। अब शारदा अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक तो था ही, लेकिन उस पर उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। पिता की तरह ही गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज का काम था। शारदा अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में मनोज एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। और उसके बाद संगीता उसकी जिंदगी में आई। उसने अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। शारदा जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हालचाल नहीं पूछता था। शारदा जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी से शारदा जी संतुष्ट रह जाती। लेकिन संगीता के आने के बाद वो तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थीं। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब शारदा की तबीयत पहले से भी बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू संगीता को बहुत खलता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही हैं। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो सोचने लगी कि अब उसकी सास उसके काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर ही तोड़ती हैं और जितने की मांझी की दवाइयाँ आती हैं उतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती भी हूँ। फिर क्या था, एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो संगीता ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है
कि मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ का कहीं और इंतजाम कर दो। अब इतने से घर में हम सब तो रह नहीं सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती हैं, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बेकार ही एक कमरा घेर कर रखा है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर मनोज बोला, संगीता, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम बोल क्या रही हो? हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर संगीता बोली, मनोज, अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम भी नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर पर हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूंगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। ठीक है संगीता, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। शारदा देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थीं। ये बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आंच ना आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर ये छत है तो केवल मेरी बदौलत है। और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है मुझे। बेचारी शारदा जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की? रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन शारदा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात आप अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रहीं और आंखों से नीर बहाती रहीं। रह रह कर यही ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत आ पड़ी? मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने का बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वो बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब मनोज और संगीता सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। बहू संगीता तो यही सोच सोच कर अधीर हुई जा रही थी कि कब माँ जी उठें और कब उनसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करें। लेकिन संगीता तो हैरान थी कि अब तक आखिर माँ जी
उठी क्यों नहीं? 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी के कमरे से बाहर नहीं निकली तो मनोज और संगीता ने शारदा जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। लेकिन ये क्या, माँ तो वहां थी ही नहीं। अलमारी खोल कर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती हैं। इतने में मनोज की नजर माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही मनोज चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मनोज, हमेशा सुखी रहो। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही हैं। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराये कैसे हो गए, ये बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। ना जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, वो सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था। लेकिन मुझे मेरी आगे की जिंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा और तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद ही संगीता की बहन सुमी घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक मनोज और संगीता माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन गया। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल हो गए। शारदा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गईं। एक दिन पहले ही शारदा जी को उनके विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपनी छोटी बहन को फोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहां रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था ही नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। शारदा जी की बातों में परेशानी की झलक को भांपकर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। शारदा देवी भी सीधी अपने गांव चली गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हरी हो गई। घर बंद था तो शारदा जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उसकी चारों बहनें उनसे मिलने वहां आ गईं। सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा जी ने सबके सामने अपने हालात बयां किए। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाएं, परंतु सब अपने ससुराल में थीं, तो शारदा जी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत शारदा दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ी नगद राशि भी दी। शारदा जी ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को
रख लिया, लेकिन साथ ही ये वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगी। परंतु देखा जाए तो चारों बहनों के लिए भी ये घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ शारदा जी बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हो चुकी थी। शारदा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, सो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और कुछ ही महीनों में खेतों में फसलें लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने बहनों द्वारा दी गई नकद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते शारदा जी एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था, इसलिए वह अपने जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब शारदा जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भला कर फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाती। उन्होंने स्वयं को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल लिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वे नहीं चाहती थी कि उस शिक्षा के अभाव में उन्हें झेलना पड़े। ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो, इसलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के अंदर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली शारदा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। शारदा जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों में बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। जगह जगह पर उनके कारनामों की चर्चा होने लगी। गांव के सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जब मनोज ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने संगीता को बताया। इस पर संगीता मनोज को कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर उनकी जायदाद पर हक तो हमारा ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों बेटा बहू गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। जैसे ही उनके घर पहुंचे तो नौकर ने बताया कि शारदा देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी। माँ का इंतजार करते करते मनोज और संगीता घर के बाहर निकलकर खेतों में निहारने लगे।
हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थी। वे दोनों भी ये देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे मनोज के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा तो मनोज और संगीता की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी माँ शारदा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। संगीता भी देखकर हैरान थी कि वो बेचारी सी शारदा देवी जी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी। वही शारदा देवी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो शारदा जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए मनोज ने कहा, माँ, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई हैं मेरे दिल का तो सुकून ही जैसे खत्म हो गया। हम दोनों को अपने किए का बहुत पछतावा है। माँ, अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी। अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती आप मेरे हवाले कर दीजिए, यह जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मनोज का साथ देने के लिए संगीता भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। शारदा जी जो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरीके से जानती थीं, उनके लालच को तुरंत पहचान गईं और सख्त लफ्जों में बोली, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस जिंदगी में मैं बहुत बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, वह अपमान तो दरअसल मेरे लिए वरदान था। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। बेटा, अब तो मुझे ये सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज रहना नहीं चाहती। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार है। और जहां तक रही संपत्ति की बात, तो मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने अपनी नौकर को आवाज लगाई और कहा, अरे राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के लिए उद्घाटन के लिए जाना है, 2 घंटे तक आऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए शारदा जी अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़ी। मनोज और शारदा हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त अब उनके पास और कुछ चारा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेंगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।